नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर कैसा रहा मंगलवार को खबरों का हाल। एक नजर सुर्खियों पर। बिजली दर वृद्धि के निषेध में शिवसेना द्वारा बिजली विभाग को लालटेन भेंट। तो जानवर नहीं इंसान खाएंगे इंसान को। अंजनगांव के एक स्कूल में पकड़ाया अवैध 300 बोरी सीमेंट। थानेदार जायसवाल पर महिला ने लगाए मारपीट के आरोप। और भातकुली तहसील कार्यालय अमरावती में ही जनहितकारी है, विधायक यशोमती ठाकुर का प्रतिपादन। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि का दिन और बढ़ते आबादी में इजाफा होने का दिन एक साथ याद रहेगा। इसी 31 अक्टूबर को जन्मी 2 बालिकाओं ने विश्व की आबादी का 700 करोड़ के पार और भारत की आबादी को 100 करोड़ के पार कर दिया। पर यही बढ़ती आबादी तेजी से ग्लोबल वार्मिंग, भूखमरी और कुपोषण बढ़ाएगी, उसे कौन रोकेगा। 31 अक्टूबर 2011 की खबर इस वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण खबर मानी जाएगी। वैसे तो 31 अक्टूबर देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि का दिन और इसी 31 अक्टूबर 2011 को लखनऊ में जन्मी 2 बालिकाओं ने भारत के आबादी को 100 करोड़ और विश्व के आबादी को 700 करोड़ के पार कर दिया। तेजी से बढ़ रहे इस आबादी के संख्या को देखकर पूरा विश्व गहन चिंता में डूबा है, क्योंकि यही बढ़ती आबादी समूचे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाकर वातावरण असंतुलित करेगी, भूखमरी को बढ़ावा मिलेगा, कुपोषण का फैलाव बढ़ेगा। इससे बढ़कर यही बढ़ती आबादी इंसान को लगने वाले प्राथमिक और महत्वपूर्ण सुविधाएं, अन्न, वस्त्र, निवारा की महागंभीर समस्या पैदा करेगी। क्योंकि सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ हर 1 मिनट में 51 बच्चे जन्मते हैं, पर इसी जन्म दर के हिसाब से यहाँ उत्पादन की क्षमता घटते जा रही है। इसी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने खेतों में जो रासायनिक खाद डाला जाता है वह ग्लोबल वार्मिंग को निमंत्रण देकर महाभयंकर खतरे को भी बढ़ा रहा है। उद्योगों का अभाव, उत्पादन क्षमता में आई कमी, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते जा रही महंगाई, भूखमरी, कुपोषण और इन सबके आग में ही घी डालने जैसी साबित होने वाली बढ़ती आबादी, ये सब मिलकर पूरे विश्व को महाविनाश की ओर ही ले जा रही है, ऐसा कई विषय तज्ञों का कहना है। इस ओर हर एक ने ध्यान देना जरूरी है, वरना जानवर नहीं इंसान ही खाएगा इंसान को, ये भविष्य वस्तुस्थिति में उतर जाएगा। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। अगली खबर है महानगर पालिका चुनाव करीब आते ही राज्य की मुख्य निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का मंगलवार के दिन अमरावती आगमन हो रहा है। अगले 3 दिनों के दौरान वे संभाग के अमरावती व अकोला जा रही हैं और वहां की तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ ही प्रभाग रचना को लेकर दर्ज आपत्तियों और सुझावों पर भी वो गौर करेंगे। आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार मनपा प्रशासन में कार्यरत चुनाव विभाग ने चुनाव आयोग के आदेश पर पूरे शहर की प्रभाग रचना की, जिसके तहत अमरावती मनपा क्षेत्र में कुल 43 प्रभाग निर्माण किए गए। प्रभाग की रचना को लेकर मनपा में 44 शिकायतों की सुनवाई हेतु राज्य की चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण मंगलवार देर रात अमरावती पधार रही है। मनपा चुनाव फरवरी माह में होने की संभावना के चलते मनपा चुनाव विभाग ने
तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। विभाग ने शासन आदेश के तहत शहर में प्रभाग प्रणाली लागू कर दी है, तो शहर के विस्तार को देखते हुए मनपा क्षेत्र में 43 प्रभाग बनाए गए हैं। इन प्रभागों की रचना को लेकर आने वाले मनपा चुनाव में दावेदारी पेश करने के इच्छुक उम्मीदवारों ने कुछ आपत्तियां जताई है, जिस पर मनपा के चुनाव विभाग में अब तक 44 शिकायतें दर्ज हो चुकी है। इसी शिकायतों पर सुनवाई हेतु राज्य की चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण मंगलवार महानगर पधारेंगी। शासकीय विश्राम गृह में उनका निवास रहेगा। उसके पश्चात 2 नवंबर यानी बुधवार को सुबह 10 बजे से इन सारी शिकायतों पर सुनवाई शुरू होगी। आयुक्त का सारा कामकाज गोपनीय रखा जाएगा, जिसके बाद दोपहर 1 बजे इन सारी शिकायतों पर फैसला सुनाया जाएगा। ऐसी जानकारी आधिकारिक रूप से दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर इरविन अस्पताल से। इरविन अस्पताल में भर्ती मरीजों को भगाने में अहम भूमिका होती है इरविन में बेकारी काटने वालों की। इनकी वजह से प्रति माह सैकड़ों मरीज इरविन से भागने में कामयाब होते हैं। जिला अस्पताल में इलाज ले रहे मरीजों पर जब वैद्यकीय शुल्क 100 और 200 रुपये हो जाता है और मरीज यहाँ पर ये राशि भरकर छुट्टी लेने वाले होते हैं, ऐसे समय इरविन अस्पताल में बेकारी काट रहे शराबी इन मरीजों से संपर्क बनाते हैं और मात्र 40 रुपये के लिए शराब की खातिर मरीजों का सामान वो वार्ड रूम से बाहर निकाल देते हैं और मरीजों को वहां से फरार करवा देते हैं। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, महीने भर में ऐसी सैकड़ों मरीजों को ये फरार करवा चुके हैं और करवाए जाते हैं, सिर्फ शराब पीने का शौक पूरा करने के लिए। मजे की बात तो ये है कि ये सारी बातें वैद्य के अधिकारी भी अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी न जाने क्यों मौन बैठे हैं या उन शराबी उपद्रवियों से वो डरते हैं। यहाँ उपस्थित गार्ड भी मरीजों को भगाए जाते समय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मात्र सरकारी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते ही जा रहे हैं। फरार मरीजों का प्रशासन को लाखों का चूना लग रहा है, फिर भी किसी का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं, या यूं कहें खुद होकर इस ओर ध्यान देते ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है रमाबाई अंबेडकर नगर की पाइपलाइन फूटने से परिसर के सभी नागरिकों को काफी असुविधाएं हो रही है और यही पाइपलाइन ठीक करने की मांग को लेकर पार्षद प्रदीप दंदे के शिष्टमंडल द्वारा मजीप्राग के अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय रमाबाई अंबेडकर नगर की नल की पाइपलाइन फूटने से परिसर के नागरिकों को काफी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। फूटी हुई पाइपलाइन का पूरा पानी रास्तों पर जमा हो रहा है, जिससे आवागमन में भी दिक्कतें आ रही है। इस परिसर की पाइपलाइन फूटने से लोगों के घरों में नल में से गंदा पानी आ रहा है तथा पूरा पानी रास्तों पर बहने से नलों से आ रहे पानी की मात्रा कम हो गई है। इस समस्या के निवारण हेतु परिसर के पार्षद प्राध्यापक प्रदीप दंदे ने एक शिष्टमंडल द्वारा महाराज जीवन प्राधिकरण के अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया तथा फूटी हुई पाइपलाइन सुधारने के मांग के साथ पानी संबंधी अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर परिसर की महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं बयां की। पाइपलाइन फुटली, ते पूर्ण गटाळ्यातलं पाणी आम्ही पित आहे, गंजानं काढून पित आहे, म्हणजे पाणी मुद्दाम येतच नाही, तरी आम्ही ते गंज लावून कसं गटाळ्यातून पाणी काढतो। आमच्यामुळे पाइपलाइन मुद्दामच नाही, म्हणजे 6 गल्ल्यात पाइपलाइन नाही, 6 गल्ल्याच्या पूर्ण जो महिला आहात कमीत कमी 200 महिलांना पाणी भेटत नाही। हे आमचे झोपडपट्टीत आम्ही राहतो, पण आमच्या नळाला पाणी येत नाही, गटारचं पाणी येते आहे, म्हणून आम्ही इथं पाणी पिऊन आलो। पाण्याची व्यवस्था सुद्धा नाही, पाईपलाईन लहान आहे, लहान लहान मुलं बिमार पडतात, त्याची व्यवस्था कोण करणार आहे, कोण जबाबदार राहणार आहे, अशी माझी नम्र विनंती आहे। श्री रमाबाई आंबेडकर नगर या भागामध्ये जवळपास 2000 दलित लोक राहतात। या भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याची मुबलक व्यवस्था नाही, पाईपलाईन नाही आहे। जी पाईपलाईन जेवढी आहे त्या पाईपलाईनला पाणी येत नाही। 2 ते 3 फूट खोल गड्डे करून लोकांना कसं तरी अर्ध्या पाऊण तासामध्ये पाणी काढावं लागतं आणि ते पाणी सुद्धा अशुद्ध आहे, कारण की अनेक ठिकाणी ते पाईपलाईन ही फुटलेली आहे आणि म्हणून या भागातील लोकांच्या आरोग्याचा जो परिणाम होतो तो परिणाम दूर व्हावा, मुलाबाळाचे आरोग्य बेकार होऊ नये, यांना पिण्याचं पाणी चांगलं मिळावं यासाठी या भागामध्ये तातडीनं मुबलक पिण्याची पाण्याची जलवाहिनी टाकण्यात यावी, यासाठी आज या सर्व नागरिकांच्या वतीनं निवेदन या ठिकाणी जीवन प्राधिकरण अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेलं आहे। अगली खबर है, अब शहर में बड़े ही जोरों से फैलने लगा है नेटवर्क मार्केटिंग का नया जाल। तैयारी और नागरिकों को लूटा जा रहा है। इसी तरह आरएमपी नामक कंपनी एजेंट नाना नागमोदे पर सिटी कोतवाली में 400 BC का मामला दर्ज किया गया।
नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर आरएमपी, ड्रीम इंडिया या इस तरह की कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने लोगों को प्रलोभन देकर लूटा है। कुछ ही दिनों पूर्व अकोला की ड्रीम इंडिया नामक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने पहले अकोला में लोगों को करोड़ों का चूना लगाने के बाद अमरावती को शिकार बनाया। इसी तरह आरएमपी के नाना नागमोते पर सिटी कोतवाली पुलिस थाने में 400 बीसी करने का मामला दर्ज किया गया। पीड़ित लोगों ने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कुछ पीड़ितों से जानकारी ली। एक डेढ़ साल पहले हमने पैसा कुछ उन्होंने दिए नहीं और अभी आगे का दे नहीं रहे। हमारे लगभग 2-2.5 लाख कम से कम 10 लाख के करीब मेरे इन्वेस्टमेंट है। उसमें पर्सनल मेरे 7 लाख रुपये हैं और हम खुद जाके मिले थे उनसे सर से, उनसे बात किए थे वादा जाकर। उन्होंने बोले थे कि तुम 25 साल तक की ये कंपनी को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हमने ये इसमें पैसा डाला। कौन सी कंपनी है? DIC, ड्रीम इंडिया कॉन्सेप्ट। ड्रीम इंडिया कॉन्सेप्ट। और क्या बताया गया था आपको इसके बारे में? 30 महीने इसका अमाउंट मिलेगा। 30 महीने में 10 लाख के 30 लाख यानी 3 लाख के 2,70,000 रुपये। मतलब 10 लाख रुपए की 30 लाख रुपए करके दिए जाएंगे। ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट प्लान था, ये 2.5 साल का 30 महीने का। कंपनी 10,000 के 30,000 रुपए रिटर्न देती थी चेक की शक्ल में, लेकिन बीच में कंपनी का काम बंद हो गया 25 मई 2011 से। उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर ने बोला कि मैं जो लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है वो रिटर्न करता, लेकिन वो रिटर्न देने से अभी इनकार कर रहा और अभी वो बॉम्बे में है नहीं, मोबाइल भी उसका जब्त है। और वहाँ पर जैसा घाटकोपर में जो ऑफिस था वहाँ के पुलिस स्टेशन में जो भी जा रहा वहाँ पर जैसा लोगों को जैसा उल्टा उन पर एक्शन लेके कंप्लेंट उनको अटैक कर देगा। इसलिए हम अमितेश कुमार के पास आए हैं कंप्लेंट करने कि बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और आगे जो भी ऐसी कंपनी आएंगी लोगों को चूतिया बनाने की, इसके आगे इसलिए हम ये कंप्लेंट सब कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो कंपनी और आएंगे और लोग इसमें चूतिया बनेंगे, बेवकूफ़ बनेंगे। यानी कुछ लोग ऐसे हो गए इसमें कि जिनकी सुसाइड करने की नौबत आ गई। लोगों ने प्रॉपर्टी बेच के, खेत बेच के इसमें इन्वेस्टमेंट करे और कंपनी के डायरेक्टर ने कसमा खिला के धर्म का, इसका उसका, और हमेशा की 25 साल की गारंटी लिया था। कंपनी 2.5 साल चली। उसके बाद अभी जितने भी हमारे लीडर्स है ऑल इंडिया में काम शुरू था, सभी लीडर ने हाथ ऊपर कर लिए, इसलिए हम ये कंप्लेंट करने यहाँ पर आए। अगली खबर है अंजनगांव सूरजी से। अंजनगांव सूरजी स्थित नगर पालिका के स्कूल क्रमांक 4 में अवैध रूप से रखे 300 बोरी ACC सीमेंट नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने छापामार कार्रवाई में जब्त कर लिए। अंजनगांव सूरजी स्थित नगर पालिका की वंदनीय राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज शाला क्रमांक 4 में अवैध रूप से रखी 300 बोरी ACC सीमेंट नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने अचानक छापामार कार्रवाई में जब्त कर ली तथा जिस गोडाउन नुमा कमरे में यह सीमेंट रखा हुआ था उसे भी सील कर दिया गया। जब्त किए गए सीमेंट की कीमत लगभग 81,000 रुपया की गई है। यह सीमेंट किसने और कब यहां रखी थी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। अंजनगांव सूरजी से हमारे संवाददाता अकबर अली की ये रिपोर्ट। अगली खबर है दीपावली का त्यौहार समाप्त होते ही महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोग द्वारा किए जा रहे बिजली दरों में बढ़ोतरी के निर्णय का शिवसेना ने तीव्र निषेध किया है। अपने निषेध में शिवसेना ने अमरावती बिजली विभाग पर प्रदर्शन करके बिजली विभाग को लालटेन भेंट दी है। महाराष्ट्र राज्य बिजली नियामक आयोग द्वारा दी गई इजाजत के आधार पर राज्य की बिजली महावितरण कंपनी ने दीपावली खत्म होते ही 1 नवंबर से बिजली दर बढ़ोतरी लागू करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का तीव्र निषेध शिवसेना द्वारा किया जा रहा है। इस निर्णय के विरोध में अमरावती शिवसेना द्वारा मंगलवार को गर्ल्स हाई स्कूल चौक स्थित MSEB के कार्यालय पर मोर्चा निकालकर कई शिव सैनिकों ने तीव्र प्रदर्शन करके अपना निषेध जताया। इतना ही नहीं तो बल्कि बिजली विभाग को लालटेन भी भेंट दिया।
शिवसेना द्वारा आयोजित बिजली दर वृद्धि के निषेध में निकाले गए इस मोर्चे में शिव सैनिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। कंदील भेट दिल्यापेक्षा आता यांना काय भेट द्या हा शिवसेनेतर्फे विचार करण्यात येत आहे की ज्या ज्या वेळेस या अमरावती जिल्ह्यामध्ये MARC आलं, MARC आयोगाचे जे अध्यक्ष आहेत राजा म्हणून, तर ते आयोग ज्या ज्या वेळेस अमरावतीमध्ये येते इथून दरवाढ घेऊन जातो. आज 41% वाढ झालेली आहे एका युनिट मागे 41 पैसे. महत्वाचा विषय होता की कास्ट सबसिडी लागू करा आणि महावितरणनी महाराष्ट्र शासनाकडे ते प्रपोजल ठेवलं होतं की जे 100 युनिटच्या आतमध्ये जे गरीब लोक, सर्वसामान्य लोक जे वीज वापरते तर त्यांना कुठेतरी सबसिडी मिळाली. पण आज सरसगट 41 पैसे एका युनिट मागे दरवाढ केलेली आहे. तर या शासनानं गरीब लोकांना जगू द्यायचं का नाही जगू द्यायचं हा एक मोठा विषय सर्वसामान्य आणि गरीब जनतेसमोर पडलेला आहे. म्हणून याच्यानंतर जर अमरावतीत आयोग येत असेल आणि ते राजा येत असेल तर आम्ही त्यांचा काय कशा प्रकारचं स्वागत करायचं आणि कसा समाचार घ्यायचा हा आम्हाला विचार करावा लागेल. कारण याच्या अगोदर 2 वर्ष अगोदर ज्यावेळेस आयोग आलं होतं तर त्यावेळेस त्यांचे माईक वगैरे सगळं तोडताळ करण्यात आलं होतं. पण यावेळेस त्यांना सहकार्य करून की आयोग आमची पोटतिडकीची भावना ते समजेल, त्याच्यामध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी होते गावात आणि अतिशय तिडकीनं तो विषय मांडला गेला किंवा अशी परिस्थिती आहे गावाची. तरी आयोग फक्त लोकांना इथं चॉकलेट किंवा मूर्ख बनवण्यासाठी अमरावतीमध्ये येतात आणि इथून 8 दिवसानंतर गेल्यानंतर 8 दिवसामध्ये दरवाढ होते. तर आज ही न परवडणारी दरवाढ आहे. ह्या महाराष्ट्राचे मंत्री आहे, अजित पवार त्यांच्याकडे एक खातं आहे. तर मला असं वाटतं की या शासनानं गोरगरीब जनतेला जगू द्यायचं नाही अशी त्यांची भावना आहे. म्हणून आज हा कंदील त्यांना एक प्रतीकात्मक म्हणून त्यांना सप्रेम भेट देण्यात आला. अगली खबर है फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के थानेदार सत्यनारायण जायसवाल द्वारा एक महिला के साथ मारपीट कर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। थानेदार से त्रस्त महिला ने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से न्याय मांगते हुए बताया फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के थानेदार सत्यनारायण जायसवाल ने पीड़ित महिला को पुलिस थाने में देर रात तक बिठाकर रखा। इतना ही नहीं तो अभद्र गालिए गलौज कर महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने पीड़ित महिला से हकीकत जानी। नेमकं असं झालं की जयस्वाल साहेबांनी एका पोलिसांना पाठवलं होतं तिथं माझ्या घरी कोमल कॉलनीमध्ये मी राहते. तिथं बोलवल्यानंतर त्यांनी मला म्हटलं की तुम्हाला जयस्वाल साहेबांनी 10 मिनिटासाठी बोलवलेलं आहे भेटायला, तुमच्या मुलाची काहीतरी तक्रार दिलेली आहे. मग मी त्यांच्या इथं 7:30 वाजता तिथं पोलीस स्टेशनला आली आणि पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर मला त्यांनी अंदर म्हणे त्या पोलिसांनी सांगितलं मला अंदर साहेबाजवळ जा म्हणून. मी साहेबाजवळ मुलाला घेऊन गेल्यानंतर एकदम मला जयस्वाल साहेबांनी माधुरतोच म्हणे तुला कशाला तू कशाला आली, तुझ्या मुलाला बोलवलं होतं ना, मग तुझं याचं काय काम होतं अंदर. लेडीज पोलीसला बोलवून सगळी त्यांनी मला रोडवर 10:30 वाजेपर्यंत उभा केलं. त्याच्यानंतर 9:30ला ते बाहेर आले. बाहेर आल्यानंतर त्यांना मी तिथं दिसली. त्यांना मला म्हणे तू अजून घरी केलेली नाही आहे का, इथं का उभा आहे. मी म्हटलं मला साहेब म्हटलं माझा मुलगा तुम्ही अंदर ठेवलेला आहे, त्याचा गुन्हा मला अजून काही समजलेला नाही, त्याच्यासाठी मी थांबली आहे. मला काय आहे बा कोणी तक्रार दिली मला सांगा. त्यांनी काही मला ते सांगितलेलं नाही. मला एकदम म्हटलं की तुझी बाबर खानदानच खराब आहे का सगळी. हे बोलल्यानंतर मी म्हटलं की साहेब तुम्ही थोडं बा तुम्हीच इज्जत लेडीजची नाही करत, तर तुम्ही मुलांना सांगता की इज्जत करा म्हणून लेडीजची. तुम्हीच तर चुकता म्हटलं, तुम्हीच तर माझ्यासोबत कशा भाषेत बोलून राहिले ते तुम्हाला नाही समजून राहिलं. तर ते गाडीतनं उतरून त्यांनी मला धक्का देऊन लेडीज पोलीस बोलवून त्यांनी मला त्यांनी केसाला धरून रोड बसून अंदर नेलं. त्याच्यानंतर मला 10:30 वाजेपर्यंत त्यांनी अंदर ठेवलं. 10:30 वाजता मग मला काही कुणाचा फोन आलेला नाही काही नाही आणि 10:30 वाजता ते 11:45 वाजल्या असं तेवढ्या वेळात मग त्यांनी येऊन मला तिथून जायचं सांगितलं. एका पोलिसाला त्यांनी म्हणे जा म्हणे आता तुम्ही तुमच्या घरी. मग मी 11:45 वाजता तिथं माझ्या घरी गेले. त्याच्यानंतर मी तक्रार दिलेली की तक्रार वगैरे दिलेली आहे, पण त्यांनी काही माझ्यावर अजून कारवाई काही झालेली नाही आहे त्यांच्यावर. आणि अजून कमीत कमी म्हणजे 17 तारखेपासून तर आजची 1 तारीख आली आहे, अजूनही त्यांनी कारवाई केलेली नाही. मला फक्त न्याय हवा, का की माझी काही गलती नसताना त्यांनी मला मारलं आहे. त्याच्यासाठी मला बाबा कारण मला माझी पाहिजे की त्यांनी मला कशासाठी मारलं आहे आणि कशासाठी मला केसाला धरून त्यांनी म्हणजे अंदर नेलं आहे. मला फक्त ते पाहिजे. जर त्यांनी नाही मला त्याचा न्याय दिला तर मी उपोषणला बसणार. संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा पश्चिम संभागीय अंतर विश्वविद्यालय महिला वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के संदर्भ में एक पत्रकार परिषद हाल ही में ली गई। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयीन छात्रों को अपने खेल का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर देने के उद्देश्य से
पश्चिम संभागीय अंतर विश्वविद्यालय महिला वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया है। ये स्पर्धाएं 2 नवंबर से 6 नवंबर तक चलाई जाएगी। इस स्पर्धा के बारे में, इसके नियोजन, स्पर्धक, व्यवस्थापन तथा आयोजन के बारे में संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मोहन खेड़कर तथा क्रीड़ा व रंजन विभाग के अध्यक्ष प्राध्यापक MT देशमुख एक पत्रकार परिषद में उन्होंने अधिक जानकारी दी। 2 नोव्हेंबर ते 6 नोव्हेंबर या काळामध्ये पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ व्हॉलीबॉल मुलींच्या स्पर्धा घेण्यात येत आहे। या स्पर्धेचं उद्घाटन उद्या म्हणजे 2 तारखेला सकाळी 8:15 वाजता होणार आहे। यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून DIG श्री मोहन राठोड राहतील। याच्यामध्ये जवळजवळ 40 विद्यापीठाचे विविध चमू भाग घेतील आणि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा इत्यादी राज्यांमधून चमू आलेले आहेत। चमूंची सर्व व्यवस्था आपण आपल्या परीक्षागृहामध्ये राहण्याची केलेली आहे आणि त्यांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही अशी आम्ही काळजी घेतो। मी सर्व चमू ज्या इथे आलेले आहेत त्यांना आपल्या सदिच्छा देतो आणि त्यांनी आपला बेस्ट परफॉर्मन्स ज्याला आपण म्हणतो तसा द्यावा आणि जे काही रेफरीचं डिसिजन असतं सर्व गेम्समध्ये जे कॉमन असतं तसंच त्यांनी रेफरीचं डिसिजन शेवटी मानावं, कारण खेळ म्हटलं की खेळ थोडं कमी जास्त होतं तर तसं होऊ नये, कारण हे सद्भावनेमध्ये आपण खेळ खेळतो आणि समजा आयोजक म्हणून आमच्याकडून काही कमी जास्त असेल तर ते त्यांनी आम्हाला सांगावं, आम्ही ताबडतोब त्याच्यावर उपचार करायचा प्रयत्न करू आणि शक्यतोवर तसं आम्ही असा प्रयत्न केला आहे की जसं ते उतरतील, जिथे उतरले जसं बंडाऱ्याला उतरले किंवा अमरावतीला, तर तिथून ऑटोत बसण्यापासून तर त्यांना हॉस्टेलमध्ये पोहोचवेपर्यंत आणि रूम मिळेपर्यंत ही सर्व व्यवस्था केलेली आहे। म्हणजे काल रात्री 2 वाजता एक चमू इथे आली तर त्यांची पूर्ण व्यवस्था तिथे होती आणि त्यांना रात्री 2 वाजता अगदी 5 मिनिटाची त्यांना रूम मिळाली। सगळं तिथे ब्लँकेट, म्हणजे अंघरूण, पांथरूण, सकाळी उठल्याबरोबर गरम पाणी, जे लागतं त्या सर्व सोयी आपण केलेल्या आहेत। त्यामुळे आमच्या बाजूने बहुतेक त्रुटी नाही असं मी म्हणू शकेन, पण इतरपरी काही असेल तरी त्यांनी आम्हाला सांगावं, आम्ही त्या तेव्हा रेक्टिफाय करायचा प्रयत्न करू आणि पुन्हा एकदा सर्व चमूंना मी बेस्ट विशेष देतो। गेल्या कित्येक वेळा ह्या स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या आहेत। आमच्या सद्भाग्यानं आम्हाला व्हाईस चान्सलर जे लाभलेत किंवा आमच्या टीमचे जे कर्णधार आहेत ते स्वतः आणि त्यांच्या घरात व्हॉलीबॉल हा गेम रुजला आहे। या विद्यापीठाचं वैशिष्ट्य असं आहे की या विद्यापीठातून 5 मुलं कंबाईन युनिव्हर्सिटीसाठी सिलेक्ट झाले। उत्तम व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न आम्ही आमच्या कर्णधाराच्या मदतीने आणि मार्गदर्शनाखाली आम्ही आयोजन केलेलं आहे। कुठलीही त्रुटी या स्पर्धेत राहणार नाही। 40 संघ भाग घेत आहेत, 480 विद्यार्थी भाग घेत आहेत, 80 कोच मॅनेजर इथं येतील। त्या सर्वांची उत्तम व्यवस्था आम्ही करण्याचा प्रयत्न केला आहे। उत्तम प्रतीचे 4 ग्राउंड तयार केलेले आहेत। रुक करेंगे अगली खबर का। विधायक यशोमती ठाकुर ने अपने प्रतिपादन में बताया, भातकुली तहसील कार्यालय भातकुली ले जाने की बजाय अमरावती में ही रहना जन हितकारी रहेगा और इससे जनता को फायदा हो। आगे कहा, तहसील कार्यालय अमरावती में रहने से 70% लोगों का काम आसान होता है, जबकि भातकुली ले जाया जाए तो मात्र 30% लोगों को ही सुविधाजनक और सुविधाकारक रहेगा। भातकुली में नायब तहसील का उद्घाटन हो चुका है और भातकुली के लिए ये कार्यालय काफी है। आगे कहा, इस विषय पर व्यक्तिगत कोई आपत्ति नहीं है, ये तो सिर्फ जनता के हित की बात है। और ग्रामपंचायती किती आहेत त्याच्यावर निर्णय होतो आणि लोकसंख्येवर निर्णय होत असतो। ठीक आहे, एवढ्या वर्षी इतक्या वर्षांपासून जर तहसील ऑफिस जेव्हापासून निर्माण झाले तेव्हापासून ते अमरावतीला आहे, कारण त्याची जिओ पॉलिटिकल सिच्युएशन तशी आहे। पूर्णा नगरचा माणूस किंवा वाठोडा शुक्लेश्वरचा माणूस आता हे आलेले आहेत, हे इकडून अमरावतीला येऊन मग भातकुलीला जाऊ शकत नाही। प्रत्येक गोष्टीला त्यांना 100 200 रुपये ते कसं खर्च करू शकतात? नाही खर्च करू शकत। संजय गांधी निराधारचा माणूस जर त्याला छोटंसं काम घ्यायचं असेल तर तो 500 रुपये मिळवायसाठी 200 रुपये खर्च करण काय? इट्स इलॉजिकल। सरकारने मान्य केलं, आम्ही देखील मान्य केलं, कारण तिथल्या भागातल्या लोकांचं नुकसान व्हायला नको म्हणून नायब तहसीलदारचं ऑफिस तिथे शिफ्ट केलेलं आहे। मला नाही वाटत की ह्याच्या पुढे अजून काही होईल। जे झालेलं आहे ते बरोबर झालेलं आहे आणि नायब तहसीलदारचं ऑफिस झाल्यानंतर तिथे ते लोकांची जी गैरसोय होती ती मला नाही वाटत होईल। तिथे एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बसतोय, एवढंच म्हणणं आहे। 80% लोकांचं नुकसान सरकार होऊ देणार नाही। साधं मी आत्ता उदाहरण दिलं संजय गांधी निराधारवालं, तर मला नाही वाटत ते माझा काही विरोध नाही, मी तिथले लोकप्रतिनिधी आहे, तिथल्या लोकांचा विरोध आहे तो, माझा नाही विरोध।
माझा विरोध माझा फक्त एवढा आहे की जो लोकांची इच्छा आहे तिथं मला तो सपोर्ट करना है त्यांना. तो ये थे कुछ समाचार. आइए डालते हैं एक नजर कुछ और अहम खबरों पर. स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शासन और प्रशासन से अपनी मांगों के लिए निवेदन किया, लेकिन किसी प्रकार का फायदा नहीं मिला. इतना ही नहीं तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने लिखित रूप से मांगे पूरा करने का आश्वासन दिए जाने को 3 महीने बीत गए, फिर भी कोई फायदा नहीं. इस बात से नाराज स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हेल्थ एम्प्लॉयज फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य के बैनर तले जिला परिषद के आरोग्य विभाग के सामने अनशन शुरू कर दिया है. इस दौरान हमारे संवाददाता ने आंदोलनकर्ताओं से विस्तृत जानकारी ली. यापूर्वी आम्ही 2-6 धरणे आंदोलन टाकलं होतं. या बदली सत्राच्या मेमोमध्ये काही मेळघाटमध्ये काम करणाऱ्या ANM आणि HA हे 10-12 वर्षापासून 6 वर्ष ते 12 वर्ष 13 वर्षापर्यंत ड्युटी केल्यानंतर सुद्धा या बदली सत्रामध्ये त्यांची बदल्या झालेल्या नाहीत. म्हणून आम्ही आंदोलन टाकलं होतं. त्या आंदोलनामध्ये DHO CO यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की 10 दिवसात तुमचं सगळं विशेष बाब म्हणून आम्ही प्राधान्य देऊन बदल्या करून घेऊ व चुलीवर सुद्धा देऊ नवीन भरतीमध्ये. परंतु आज 5 महिने उलटल्यानंतर सुद्धा अद्यापपर्यंत त्या आरोग्य सेविकाचा आणि HAची विशेष बाब म्हणून ऑर्डर झालेले नाहीत आणि हे सरासर अन्याय आहे. याचा हे निषेध करून आम्ही सगळे आमरणाला बसलेलो आहोत. आमच्या मागण्या जोपर्यंत मागण्या होत नाही तोपर्यंत बाया वाढवत फक्त लेडीज बसणार आहे. अत्याचारी जे काही लेडीज झालेले आहे आणि आम्हाला उपोषण कंटिन्यू सुरू आहे. अजून आमचे मेळघाटमधल्या ज्या बदल्या झालेल्या आहे कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संवर्गणी आहे. काही वर्षापासून आरोग्य खात्यात रेंगाळत पडलेली आहे. तसेच पदोन्नतीचे फाईल 6 महिने 1 वर्ष निघत नाही आहे आणि आरोग्य कर्मचाऱ्याचा पगार कधीच 5 तारखेचा आत होत नाही. तो एवढ्या सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही सगळे आम्हाला उपोषण करता बसलेलो आहोत. जोपर्यंत मागण्या होणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथं मेलो तरी चालेल पण आम्ही उठणार. स्थानीय खोलापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सक्कर-साद बालाजी मंदिर परिसर में रहने वाले राजू हरीश कुमार देवड़िया की 1.5 वर्षीय पुत्री रिद्धि सोमवार को शाम 4 बजे अपने घर के 4 मंजिला इमारत से नीचे गिर गई. इस घटना में मासूम रिद्धि की मौत हो गई. इस घटना से सक्कर-साद परिसर में शोक की लहर दौड़ गई है. सोमवार को देवड़िया परिवार के सदस्य घर के 4थी मंजिला इमारत पर टहल रहे थे. मंजिल पर मृतक रिद्धि की मां तथा नाना नानी भी थे. रिद्धि की मां मोबाइल पर बात कर रही थी. इसी बीच मासूम रिद्धि खेलते खेलते ग्रिल के पास आ गई. ग्रिल के बीच बड़ी गैप होने से रिद्धि ग्रिल के गैप में से बाहर गिर पड़ी. इस घटना में बुरी तरह जख्मी रिद्धि को उपचार के लिए यादगिरी अस्पताल और बाद में नागपुर के चाइल्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मासूम रिद्धि की उपचार के दौरान मौत हो गई. इस घटना से सक्कर-साद परिसर में शोक की लहर दौड़ गई. मंगलवार को रिद्धि पर शोकमयी वातावरण में अंतिम संस्कार किया गया. मंगलवार की शाम चुनाव आयुक्त ने नगरपालिका चुनाव की 8 दिसंबर तारीख घोषित कर दी. यानी मंगलवार की शाम से ही आचार संहिता लागू हो गई. अब चुनावी आंकड़ों में अपनी उस्तादी दिखाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज जोरों की तैयारी में जुट जाएंगे. बड़े बड़े राजनीति तज्ञों द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र खुले रूप से आम जनता को दिखाई देगा. लेकिन अब समय आ गया है जागो मतदाता जागो का. फिर राजनीति तज्ञों के भाग्य की चाबी आम जनता के हाथ में आई है. सोच समझकर फैसला लेने का समय आ गया है, वरना घिनौनी राजनीति करने वाले फिर आने वाले 5 वर्षों तक आपका शोषण करेंगे और आप फिर होंगे मजबूर 5 वर्षों तक. 8 दिसंबर को फैसला आपके हाथ में है. ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज. भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी इनकी 27वीं पुण्यतिथि तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी जयंती के दिन पर सोमवार को अमरावती कांग्रेस कमेटी कार्यालय में दोनों महामानवों को अभिवादन किया गया. इस अवसर पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का पूजन करके मालाएं भी अर्पण की गई. इस कार्यक्रम के अवसर पर अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे. इस कार्यक्रम के दौरान कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार भी व्यक्त किए. कितीतरी काळ त्यांचा लोटून गेलेला आहे, तरी इंदिराजींची स्मृती आपल्या डोळ्यासमोर जशीच्या तशी उभी राहते आणि ज्या माणसाची स्मृती आपल्या समोर जशी उभी राहते त्यांच्याबद्दल काय बोलावं, काय सांगावं, त्याला शब्दच उरत. पण तरी ज्या ठिकाणी त्यांचं पर्सनल त्यांच्या सिक्युरिटीने त्यांची हत्या केली, आज 30 गोळ्या त्यांच्या शरीरामध्ये घातल्या आणि त्या ठिकाणी त्यांचं शरीर लहान केलं,
अशा त्या व्यक्तीला काळीच नसावं असं मला वाटतं. आज आपण एक जरी गोळी आपण पाहिली कोणाच्या आपल्या सैनिकाच्या ह्याच्यामध्ये जर गेली तर आपल्याला असं वाटतं की त्याच्या छातीमध्ये गोळी गेली, त्याच्या हातात गोळी गेली, त्याचं कसं काय होत असेल. पण ज्या ठिकाणी इंग्रजीने आपल्या 30 गोळ्या आपल्या छातीमध्ये आपल्या शरीरामध्ये घेतल्या त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीचं काय मन आणि काय शरीर ते लहान झालं असेल त्या व्यक्तीलाच माहिती. पण ज्यांनी घातले त्याला काळीच नसावं असं मला वाटते. आणि अशा या काळीच नसलेल्या माणसाला फाशी झाली आणि हेच आपलं या देशाला त्यांचं बलिदान दिलं त्यांनी. आणि ज्या लेडीज महिलांसाठी इंदिराजींनी जे केलं 20 कलमी. लो हो गई बिजली मूल्य वृद्धि। ऊर्जा राज्य मंत्री अजित पवार ने तमाम देशवासियों के दीपावली की खुशियां और मिठाइयों में कड़वाहट घोल दी और ये घोषणा कर दी गई कि बिजली की दरों में वृद्धि कर दी जाए। 1/11/2011 से बिजली के दर कई गुना बढ़ गए हैं। सिटी न्यूज ने अपने दक्ष पत्रकारिता की भूमिका अदा करते हुए गत 14 अक्टूबर को ही आगाह किया था कि बिजली के दरों में भारी वृद्धि होने जा रही है। तमाम राजनीतिक संगठनों को इस बुलेटिन से आगाह कर ये जाहिर आह्वान भी किया गया था कि बिजली के दरों में वृद्धि कर रहा है बिजली नियामक आयोग, रोक सको तो रोक लो। पर सारे राजकीय संगठनों के दावे, आंदोलन आदि को दरकिनार कर बिजली नियामक आयोग ने बिजली की बड़ी दरें तमाम जनता पर लाद दी। अब जानलेवा बिजली कटौती के साथ बिजली मूल्य वृद्धि भी सभी को सहनी पड़ेगी। इस बिजली मूल्य वृद्धि का तमाम देशवासी भारी निषेध और निंदा व्यक्त कर रहे हैं, पर इसका असर बेअसर ही साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। पिछले 1.5 वर्षों से सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पात्र उम्मीदवारों पर अन्याय हो रहा है। इस बारे में पात्र उम्मीदवारों ने पीडब्ल्यूडी के अपर सचिव को निवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। निवेदन देने पर भी न्याय न मिला, इसलिए भर्ती प्रक्रिया में पात्र उम्मीदवारों ने नियुक्ति मिलने के लिए 8 नवंबर से पीडब्ल्यूडी के सामने अनशन करने की चेतावनी दी है। बताया जाता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग पिछले 1.5 सालों से इन पात्र उम्मीदवारों की दिशा भूल कर रहा है, उन्हें झूठी आशा दिखाकर उनके भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। पिछले 1.5 सालों से सार्वजनिक बांधकाम विभाग के चक्कर काट काट के ये तंग आ गए। इस भर्ती प्रक्रिया में पात्र उम्मीदवारों ने न्याय की गुहार लगाते हुए इन उम्मीदवारों ने पीडब्ल्यूडी के सामने अपना अनशन करने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। आपलं नाव? गीतांजली गडवाल। बरं, काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला या कार्यालयाकडून? ऍक्च्युली इथे आमचं सिलेक्शन झालेलं आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंग असिस्टंट म्हणून। 1.5 वर्ष झालंय आम्हाला सिलेक्शन होऊन, पण अजूनही ऑर्डर देण्यात आलेली नाहीये आणि त्याच्यानंतर आता या लोकांनी आणखी नवीन ऍड काढली आहे आणि 1.5 वर्षापासून सारखं आमचं जे फॉलोअप घेणं चालू होतं, आम्हाला सारखी टोलवाटोलवीची उत्तरं देतात आहे की कधी विभागीय आयुक्तांचं एनओसी नाहीये, कधी बोलतात आहे की बॅन आला तो एक्सटेंड झाला, असं म्हणजे सारखे काही ना काही उत्तरं देतात आहे। आणि आता परत त्यांनी नवीन जागा काढल्या आहेत, त्यामुळे आम्ही वेटिंगवर असताना असं कसं काय होतंय, म्हणजे आम्हाला अप्रत्यक्षरित्या किंवा प्रत्यक्षरित्या म्हणा त्यांच्याकडनं काही क्लिअर उत्तर नाही मिळत आणि आम्हाला डावलण्यात येतं हे असं आम्हाला वाटतंय। 1.5 वर्षापासून जी प्रतीक्षा चालू आहे तर हे आम्ही लोक, आणि आता यांनी परत नवीन जागा काढलेल्या आहेत तर नवीन त्याच पदांसाठी, तर जेव्हा हे लोक नवीन जागा भरू शकतात मग आम्हाला सिलेक्शन म्हणजे आमच्या सिलेक्शनचा काही उपयोगच नाहीये ना सर। आम्ही इतकं रिटर्न एक्झाम इंटरव्ह्यूज हे दिल्यानंतरही नाव सुद्धा लागलं, तर त्यामुळे आम्हाला याबाबत। माझं नाव विनय शाडती आहे, मी यांच्यातला एक सहकारी आहे। माझा म्हणण्याचा मैं हिंदी में बताना चाहूँगा कि 1.5 साल से यहाँ पे ये योग्य उम्मीदवार जो सिलेक्ट हुए हैं उनको उन्होंने आज लेखी परीक्षा के लिए लाखों रुपए खर्चा हो गया है और महाराष्ट्र के पूरे हर एक जिले से लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरे, आके अपने लेखी परीक्षा दिया, सिलेक्शन किया उनका, फिर भी अभी तक कि उनको न्याय नहीं मिला। और अभी इतने चक्रा काट काट के इतने थक गए हो कि उन्होंने एक लड़की के पिताजी का देहांत हो गया, तेजस्विनी तिवारी के पिताजी का, चक्रा मार मार के उनको भी पिछले 1 हफ्ते पहले दिवाली के टाइम उनका हार्ट अटैक से ये हो गया। किसी की शादी टूट गई कि जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको अभी तक के ऑर्डर नहीं मिली, ऐसे होप्स के कारण बहुत से लोगों का नुकसान हुआ। फिर भी हर प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को हम लोग मिले,
एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसके पास हमने हमारी शिकायत दर्ज नहीं। कल हमने पालक मंत्री विखे पाटिल को भी इसका निवेदन दिया, पर हमारी कोई दखल नहीं ले रहा। इसलिए अब ये उम्मीदवार जितने भी यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं वो 8 तारीख को इन लोगों ने नई ऐड निकाली, 8 तारीख से नए लोगों को ऑर्डर देने वाले, सिलेक्शन करने वाले। तो हम 8 तारीख तक के अगर इन लोगों ने हमको ऑर्डर नहीं दिए तो यहाँ कार्यालय के सामने हम आमरण उपोषण को बैठने वाले, क्योंकि इतना अन्याय इनके साथ हुआ है। तो इसलिए अभी हम जनता से अपील करते हैं कि हमें सपोर्ट करें और ये जो सुशिक्षित बेरोजगारों पर कुपोषण की पाड़ी आ रही है उसके लिए हमें न्याय दिला दिया जाए। 1/11/11 का मंगलवार समस्त महानगरी के शासकीय कार्यालयों के लिए धरना आंदोलन दिन रहा। महानगरी के कई सरकारी कार्यालयों पर मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर कई अनशन किए गए। सन 2007 से परतवाड़ा पुलिस द्वारा हो रहे तकलीफ के कारण तथा इन संबंधित पुलिस पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अभियंता GM दामले ने जिल्हाधीश कार्यालय पर अपना अनशन सुरू कर दिया। परतवाड्याला असताना माझ्यावर पोलिसांनी अन्याय केलेला आहे, कागदपत्र चोरले आणि बयानं चोरले आणि गैरकायदेशीर कृती केली। मी अमरावतीला असताना माझ्यावर 354 केलं त्यांनी तिथं आणि बाकीचे जे अर्ज आहेत ते अर्ज चोरून ठेवले, एसपीने चोरून ठेवले, विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी चोरून ठेवले। वारंवार मी भेटलो, SDPO अचलपूरला हे केलं, उपोषण केलं, एसपीकडे उपोषण केलं, त्याच्यानंतर विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे उपोषण केलं, तरी काही लोट घेऊन नाही राहिलेलो। तो वनरक्षक विभाग में कार्यरत कर्मचारी प्रभाकर गवाड़े ने सितंबर माह में पूरा काम करके भी अब तक उसका वेतन अदा नहीं होने पर इस वेतन की न्यायिक मांग को लेकर आमरण अनशन से न्याय की गुहार लगाई। हे मला 2010 मध्ये मला विनाकारण निलंबित करण्यात आले होते, काही गुन्हा नसताना। तर त्या कालावधीत 5 महिन्याचा पगार आजपर्यंत मिळाला नाही। त्यानंतर माझी बदली झारखंडला गेली, पुन्हा आपला समजाणार आहे। तर तिथं झाल्यानंतर मी घेऊन झाल्यानंतर मी सुरू केली। मला मागील वर्षामध्ये खूप त्रास होता म्हणून हजारों पगार कापले। तर माझा पगार ऑगस्टमध्ये 7 दिवसाचा विनाकारण कपात केला। उसी श्रृंखला में सन 2005-2006 में सार्वजनिक बांधकाम विभाग में रास्ता बांधने के काम के तहत सहायक पद पर काम करने वाले सुदाम पाखरे इन्होंने रोजगार हमी योजना के अंतर्गत सेवा में शामिल करने की मांग को लेकर जिलाधीश कार्यालय पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। माझी केस 2006 पासून चालवली आहे शासनाकडे आणि शासनाने मला 6 वर्षामध्ये न्याय नाही दिला। माझ्या पहिले जे लोक होते ते लागले आहेत आणि ज्या पद्धतीच्या लोकांनी कामं केले हेच माझी मागणी आहे शासनाला का जुन्या GR प्रमाणे माझी ऑर्डर काढण्यात द्यावी आणि मला सेवेत करण्यात चान्स देण्यात द्यावा अशी माझी शासनाकडे विनंती आहे। धारनी के ढाकरमल गांव के संत गाड़गे महाराज आदिवासी आश्रमशाला के आदिवासी छात्रों को संस्था के संचालक श्री ज्ञानदेव राव जी पाटिल द्वारा दीपावली की सभी साधन सामग्री वितरित की गई, जिसमें छात्रों को नए कपड़े, मिठाइयां, पटाखे तथा फरसान वितरित करके आदिवासी छात्रों में दीपावली बड़े उत्साह से मनाई गई। इस अवसर पर सभी आदिवासी छात्रों के चेहरे पर मुस्कान और उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर हरिचंद्र पटेल, नवल प्रजापति, आदिवासी बांधव सहित आश्रमशाला के छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कन कन करुनी कोटी केले, कनन खर्चिला स्वहितासाठी, वन वन फिरोनी, कन कन झिजले बाबा दुःखी जनतेसाठी, असे आमचे आराध्य दैवत संत गाडगे बाबा यांच्या या श्री गाडगे महाराज आदिवासी आश्रमशाळा ढाकरमल येथे आज विद्यार्थ्यांकरिता समस्त ग्रामस्थ मंडळी व पालकवर्ग यांच्या समन्वयाने देवदिवाळीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। या कार्यक्रमानिमित्त मुलांना मिष्टान्नाचे भोजन, दिवाळीनिमित्त नवीन कपड्याचे वाटप आणि त्यांना बालकांच्या आनंदात सामील व्हावे म्हणून फटाक्याचे वाटप देऊन आज हा दिवाळीचा कार्यक्रम साजरा करण्यात येत आहे। इसी तरह दीपावली पर घुंघरू हाटी नामक दीपावली का बाजार प्रसिद्ध है। ये धारनी क्षेत्र का बाजार देखने योग्य होता है। इस बाजार में खरीदारी के लिए दूर दराज गांव के ग्रामवासी और आदिवासी यहां पहुंचते हैं। धारनी से हमारे संवाददाता राजेश मालविया की रिपोर्ट।
दीपावली के बाद का जो पहला बाजार रहता है वो आदिवासी जो गोंड समाज है विशेष रूप से वो इस बाजार को महत्व देती है और पूरे आदिवासी जनता एक विशेष रूप से पूरे साल भर के जो बाजार रहते हैं वो बाजार में एकमात्र ऐसे बाजार है कि जिनमें इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। गोंड समाज इस पूरे ठाठे बाजार के नाम से जाना जाता है और एक आदिवासी संस्कृति में बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, इसलिए इस एक बाजार को एक विशेष महत्व है जो वर्षों से चले आ रहे हैं और भविष्य में भी चलते रहेंगे। ऐसे एक आदिवासी संस्कृति का एक पूरे साल भर का एक महत्वपूर्ण बाजार है। दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देश में पहली बार हो रही फार्मूला 1 रेस काफी उसका क्रेज देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर सरकार अपनी तेज आर्थिक विकास दर से चर्चा में है। महंगाई, भ्रष्टाचार और कई घोटालों से आम जनता काफी परेशान है, लेकिन इस जनता को अपने सरकार के नीचे रोनते हुए ये सरकार अब आम जनता को स्वर्ग पहुंचाएगी या नर्क, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ इसी तरीके का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, आइए डालते हैं एक नजर शहर के मौसम के हाल पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आगा गया, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर का आसमान मंगलवार को साफ देखा गया, लेकिन शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 45% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 17। बुधवार को भी मौसम विभाग द्वारा आसमान साफ रहने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि शहर का अधिकतम तापमान बुधवार को 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है, जबकि बुधवार से कुछ हल्की सर्दी पड़ने की आशंका है। कैसा रहा आज दिन भर कारोबार का हाल, शेयर मार्केट में क्या थे उछाल और कैसे थे शेयर बाजार के हाल, आइए डालते हैं एक नजर शेयर बाजार की इस रिपोर्ट पर। कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 5300 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे चला गया। बीएसई सेंसेक्स 224 अंक यानी 1.27% की कमजोरी के साथ 17,481 पर रहा, जबकि निफ्टी 69 अंक यानी 1.29% की गिरावट के साथ 5,258 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.85% की कमजोरी रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.72% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.55% की गिरावट रही। आज के कारोबार में ऑटो और रियलिटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। तो ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बिजली दर वृद्धि के निषेध में शिवसेना द्वारा बिजली विभाग को लालटेन भेंट। तो जानवर नहीं इंसान खाएंगे इंसान को। अंजनगांव के एक स्कूल में पकड़ाया अवैध 300 बोरी सीमेंट। थानेदार जायसवाल पर महिला ने लगाए मारपीट के आरोप। और भातकुली तहसील कार्यालय अमरावती में ही जनहितकारी है, विधायक यशोमती ठाकुर का प्रतिपादन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। आपके 4 व्हीलर का सपना पूरा कीजिए साई कार्स के साथ। 15 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में कार्यरत, विनम्र और तत्पर सेवा में सुसज्ज शोरूम। सबसे कम ब्याज दर और फाइनेंस की सुविधा। टाटा, हुंडई, मारुति आदि कंपनियों के वाहनों सहित माहलवाक वाहन भी वाजबी दामों पर सदैव उपलब्ध।
सभी कंपनियों के कारों की खरीदी बिक्री में अग्रणी है साई कार्स। तुरंत संपर्क करें साई कार्स एंड फाइनेंस, साई पूजा, सहकार नगर, शेगांव रोड नाका, न्यू कॉटन मार्केट के पास, अमरावती। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स,